वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 11 को, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो बीजगणित की एक शाखा का एक भाग होता है। तो आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है बीजीय व्यंजक, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले कि बीजगणित क्या होती है, फिर उसके बाद जानेंगे कि जो बीजीय व्यंजक हैं वो क्या होते हैं। तो बीजीय गणित को यहाँ ध्यान से समझिएगा। जो बीजगणित है, बीजगणित गणित की एक ऐसी शाखा होती है। तो हम यहां लिखेंगे गणित की एक शाखा जिसमें हम चर या फिर जिसमें हम चर व अचर से संबंधित चीजों को जानते हैं। तो इसमें हम उन चीजों के बारे में जानते हैं जो कैसी हैं, चर भी हैं और अचर भी हैं। जब इन दोनों को एक दूसरे में शामिल कर दिया जाता है तो तब जाकर जिस गणित का निर्माण होता है वो बीजगणित होती है। यहाँ पर अधिकांश कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं गणित में जिनको हल करने के लिए हमें उसको सिर्फ मानना होता है कि वो ऐसा हो सकता है। तो वहां पर घटना को साबित करने के लिए या संख्याओं को साबित करने के लिए पहले उन्हें जब माना जाता है तो वो सवाल बीजगणित के कहलाते हैं। तो बीजगणित में बड़ी से बड़े सवाल को, छोटे से छोटे सवाल को बीजगणित के आधार पर भी हल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो जो व्यंजक है तो हम कहें यदि कि यहां पर चर व अचर, जब चर व अचर को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो यहां पर पहले चर अचर को जान लेते हैं कि जो चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चर वो संख्याएं होती हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता। तो हम कहेंगे जिनका मान निश्चित नहीं होता उसे चर कहा जाता है। और अचर किसे कहते हैं? जिसका मान निश्चित होता है उसे अचर कहा जाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे कि किसी सवाल में दे दी जाए ए, बी या x या y या z, तो ये सभी चर कहलाएंगे। लेकिन यदि किसी सवाल में हमें दिया जाए 1, 5 या 2 या 7 या 100 या फिर 500, तो इस प्रकार की जो संख्या होंगी वो सभी अचर कहलाएंगी। क्योंकि यहां पर यदि किसी भी सवाल में 5 लिखा हुआ है कहीं पर भी तो उसका मान 5 ही होगा, और वो कभी 6 नहीं कहलाएगा, ना ही वो 4 होगा, ना वो 100 कहा जाएगा, ना ही वो 50 कहा जाएगा। वो 5 है तो वो 5 ही कहा जाएगा। उसी प्रकार से यदि किसी सवाल में लिखा हुआ है ए, बी या x या y या z, तो एक सवाल के लिए, एक निश्चित किसी सवाल के लिए x का मान कुछ और हो सकता है, किसी दूसरे सवाल में x का मान कुछ और निकल के आ सकता है। इस कारण से चर का मान निश्चित नहीं होता। तो जब कभी चर व अचर, जब भी कभी चर व अचर दोनों एक दूसरे के साथ लिखे जाते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ लिखे जाते हैं, जिस समूह का इनके साथ लिखे जाने से जिस समूह का निर्माण होता है उसे व्यंजक कहते हैं, इसे व्यंजक कहते हैं। और यहां पर जो चर के मान होते हैं या चर की जो संख्याएं होती है इनको बीज संख्याएं कहा जाता है। इस कारण से बनने वाले जो व्यंजक है वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो इसलिए जो चर है हमारा उसे हम बीज भी कहते हैं, या फिर इसके जो मान होते हैं ये इनको बीजीय भी कहा जाता है। तो इस कारण से चर व अचर से बनने वाले जो व्यंजक हैं वो क्या कहलाएंगे? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो इसलिए इनको बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो इसके बाद में अब हमें पता चल जाता है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो अब इसके बाद हम जानेंगे कि यहां पर बीजीय व्यंजक के बाद में यहां चैप्टर में और कौन कौन सी चीजें जानने को मिलती हैं जिससे हम बीजीय व्यंजक या फिर चर अचर का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अब ये हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चर की अवधारणा। ये हमें क्या बताती है? चर की अवधारणा से मतलब होता है कि यदि हमारे सामने कोई चर लिख दिया जाए, जैसे कि हम लिख दें एक x, तो अब इस x के साथ में यदि किसी निश्चित संख्या, अचर संख्या को जोड़ दिया जाए, तो पहले हम यहां पर एक बार लिख देते हैं ताकि आपको याद भी रहेगा कि चर क्या होता है। जैसे a, b, c या फिर x या y या z, कोई भी जो है वो चर कहलाता है। और अचर क्या होता है? अचर कोई भी संख्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4 या इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो सकती है। माइनस की संख्याएं भी हो सकती हैं।
कुछ भी संख्या जो होंगी वो सभी क्या होंगी, अचर कहलाएंगे। तो अब इसमें से समझिए यहां पर जो x है जो चर संख्या है, चर संख्या के साथ में यदि कुछ भी हम साथ में लिखें, जैसे कि हमने 2 लिखा, तो इस बात से अब यहां पर जो बन के तैयार होता है वो कहलाता है 2x। ये 2x है। 2x का मतलब क्या है कि यहां x का जो भी हम मान लिखेंगे वो कितना हो जाता है, इस पूरे समूह का मान, जो यहां पर 2x है इसका जो पूरा मान है वो क्या होगा, x के मान का दोगुना हो जाएगा। जैसे हमने कहा x बराबर से 1 पर x का बराबर 1 मान रखें तो कितना आएगा, 2 गुणा 1 बराबर से ये हो जाएगा 2। x का 1 रखा था, उत्तर 2 आया। यदि x बराबर से 3 रखने पर क्या आता है देखो, तो लिखेंगे 2x बराबर से 2 गुणा 3 बराबर से 6 हो जाएगा। तो 3 का दोगुना हो गया यहाँ पर 6। तो चर के साथ में जो संख्या लगी हुई होती है वो हमें बताती है यहाँ पर कि कैसे उस चर के मान को परिवर्तित कर दिया जाता है, उस चर का पूरा मान किस प्रकार से बदल जाता है, कि वहां व्यंजक जो है हमारे सामने उसका मान कितना आता है। तो इस प्रकार से चर की अवधारणा से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्यात्मक मान को या फिर कोई भी ऐसा कथन जिसे हम गणितीय रूप में लिखना चाहते हैं तो उसे चर और अचर दोनों की सहायता से लिखा जाता है। जैसे हमने कहा कि कोई संख्या है, हमें उसका दोगुना करना, हमने कहा कि सेब का दोगुना, तो सेब का दुगना क्या कहलाएगा, सेब जो है वो सेब नहीं, सेब की संख्या के बारे में बात कर रहा है, सेब की संख्याओं का दुगना। मान लो अगर सेब हमारे पास 5 हैं तो हम इसका दुगना करेंगे, 5 गुणा 2 करना पड़ेगा बराबर 10 आएगा। लेकिन अगर किसी के पास सेब 3 है तो 3 गुणा 2 करना पड़ेगा बराबर से 6 आएगा। तो हम क्या कहेंगे, सेब को इस वक्त में अगर हम कहेंगे सेब हमने मान लिए x, तो सेब की संख्या को हमने x माना तो इनका दुगना क्या होगा, ये कहलाएगा x गुणा 2 बराबर से 2x कहलाएगा। अब जब भी कभी सेब की संख्या को x की जगह पर रखा जाएगा तो हमें उसका दुगना ही प्राप्त होगा, चाहे किसी के पास 50 सेब हो और चाहे किसी के पास में एक ही सेब क्यों ना हो। अगर किसी के पास सेब नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, x की जगह पर 0 लिखेंगे, गुणा 0 बराबर से 0 हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि 0 हमारी संख्या थी उसका दोगुना 0 क्यों हुआ, वो एक अलग चीज है, उसे हम किसी अन्य वीडियो में जानेंगे कि 0 से गुणा पर 0 क्यों आता है या फिर 0 से भाग पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है और ऐसा क्यों होता है, वो एक अलग टॉपिक होगा, उसे हम बाद में कभी जानेंगे। तो यहां पर चर की अवधारणा हमें क्या बताती है, किसी भी अचर के साथ में चर को लिखने पर हमें पता चलता है कि जो अचर होगा वो चर की संख्या को उतने ही गुना बढ़ा देता है। तो अगर हम उस चर को और अचर को एक दूसरे के साथ में भाग के रूप में लिखें तो वहां पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा x और x में लिखा कि इसका भाग देना है इसमें 2 से, तो ये क्या होगा, ये x के मान को क्या कर देगा, आधा। तो हम यहां लिखेंगे x का आधा। इसके अलावा यदि यहां पर हम लिखें कि y और उसमें गुणा करना हो किसे का, हमें 2/3 का, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा y का 2/3, जिसको हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2/3। तो इस प्रकार से हम इसको पूर्ण कर सकते हैं। यहां पर इस बारे में हमें पता चलता है कि जो अचर और जो चर हैं वो एक दूसरे के साथ में गुणा में लिखे जा सकते हैं, भाग में भी अंदर हो सकते हैं। इसको भाग के रूप में लिखेंगे, ये संख्या कैसे बन के आएगी, इस संख्या को कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि 2y/3 के रूप में लिखा जाएगा इसको। तो इस प्रकार से चर की अवधारणा निकल के आती है। अब हम जानेंगे आगे कि कैसे हम इन चर और अचर का प्रयोग करके कुछ चीजों को समझ सकते हैं। तो आइए हम प्रतिरूप के बारे में समझेंगे जिसमें माचिस की तीलियों का उपयोग होगा। तो देखिए अब हम बात करेंगे माचिस की तीलियों से बने प्रतिरूप के बारे में। तो जो माचिस की तीलियों से प्रतिरूप बनाए जाते हैं वो, मान लीजिए हम 2 माचिस की तीलियां लें और उनसे एल की आकृति बनाने की कोशिश करें। तो एल की आकृति में देखिए ध्यान से, यहां पर एक माचिस की तीली यहां चाहिए होगी और एक यहां पर चाहिए होगी। ये एक, जब एक आकृति को बनाएंगे एल की एक आकृति को, तो 2 माचिस की तीलियां चाहिए। यहां पर कितनी चाहिए, यहां पर 2। लेकिन यदि 2 एल को एक साथ बना दिया जाए यहां से, तो देखिए 2 में कितना चाहिए, 1 2 और 1 2, 2 यहां पर 2 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 4 होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यदि हम 3 एल को एक साथ बनाते हैं तो 3 एल एक साथ बनने पर कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, यहां होगी 2 और 2 4 और 2 6, तो यहां पर 6 की आवश्यकता होगी। तो हम इसी क्रम को यदि आगे बढ़ाते रहें तो ध्यान से देखिए, ये इसका पहला क्रम था, एक एल बनाया है, यहां 2 बनाए गए हैं, यहां पर 3 बनाए गए हैं। यदि यहां पर क्रम जो है
उनको n तक बनाया जाए। n का मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें सभी शामिल हो जाएं। n का मान रखने 1 रखने पर इसका मान आ जाए, 2 रखने पर ये वाला मान आ जाए, 3 रखने पर ये वाला मान आ जाए। तो इसको कैसे निकाला जा सकता है? तो हमें यहां पर दी गई संख्या को कुछ ऐसे टुकड़े करने होंगे जहां 1 भी दिखाई दे हमें और उसका किसी संख्या n से गुणा करने पर या जोड़ने या भाग करने पर हमें ये प्राप्त हो जाए। तो यहां l जो है उसका क्रम बनता है बराबर से 2n के रूप में। 2n का मतलब है यदि मैं कहूं कि इसके बाद 4l बनाए जाएं तो कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, तो क्या करेंगे, इससे निकाल सकते हैं। 2 गुणा 4, n की जगह पर 4 रखेंगे क्योंकि क्रम कितना है, चौथे नंबर का क्रम है, 4 रखेंगे यहां पर। 4 गुणा 2 करने पर हमें प्राप्त होगा 8। अगर यहां पर 4l बनाने लगे तो हम देखो 1 2 उसके बाद में 3 और यहां से ये 4, तो कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें 8 तीलियों की आवश्यकता है और हमारा उत्तर भी कितना रहा, 8 रहा है। इस प्रकार से हम यहां क्या कर सकते हैं, ये क्रम तैयार कर सकते हैं और ये क्रम प्राप्त भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, यदि हमें C बनाने की आवश्यकता हो, यदि हम C बनाना चाहते हैं तो कितनी तीलियां चाहिए, 1 2 3, यहां पर 3 चाहिए, 1 2 और ये 3। तो 1 बनाने के लिए 3 की आवश्यकता है, 2 बनाए तो हम 3 और यहां फिर दोबारा से 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6। 3 इधर है और 3 इधर, ये 6 होगा। यदि 3C बनाने हो तो हमें, तो इस प्रकार से यदि हम 3C बनाते हैं तो हमें कितने की आवश्यकता होगी, यहां पर 3 इधर है, 3 इधर, 6 और 3 9, तो यहां 9 की आवश्यकता है। इसी क्रम को यदि हम लगातार आगे बढ़ाते रहे यहां पर, तो हमें जो n तक बनाने के लिए कितने क्रम की आवश्यकता होगी, तो ध्यान से देखिएगा, यहां जब हम C बना रहे थे, एक C को बनाने के लिए 3 तीलियों की आवश्यकता थी, तब हम 1 बना पा रहे हैं। 2 बनाने के लिए हमें 6 की आवश्यकता है, तो वो क्या है, पहले क्रम का 3 गुना और दूसरे क्रम का फिर से 3 गुना, तो हम इसको लिखेंगे 3n। इसी प्रकार यदि हमें चौथे की आवश्यकता है तो 4 गुणा 3 करने पर हमें 12 मिलेगा और हमें पता चल जाएगा कि जब हम 4C बनाएंगे तो हमें कितनी तीलियां चाहिए होंगी, यहां पर 12 तीलियों की आवश्यकता होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम इसमें देखेंगे कि यहां पर यदि हम F बना रहे हैं तो F के लिए हमें कितनी तीलियों की आवश्यकता होती है। देखिए, F बनाने के लिए यहां पर 1, ये 2 और यहां पर एक लगी हुई है, ये 3 और एक यहां पर है, ये 4। तो ये कैसे है, गिनते हैं इसको। देखिए 1 2 3 और 4, यहां 4 की आवश्यकता है। ऐसे 2 बार F बनाएंगे तो यहां पर 4 तो इसमें हो गए, फिर दोबारा से 4 और इसमें हो गए, 4 और 4 8 हो चुके हैं। अब इस प्रकार से हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यहां पर जितनी तीलियों की हमें आवश्यकता थी, यहाँ कितनी थी, यहाँ 4 है, यहाँ पर 8 होगी। अब 3 बार F बनाए तो 1, उसके बाद में 2 और उसके बाद में 3, तो यहाँ कितना था, 4 है, यहाँ 8 है और यहाँ गिनेंगे तो 4 इसके पास है, 4 इसके पास और 4 इसके पास, तो यहाँ हो जाएंगे 12। तो इसी प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ाने पर हमें n क्रम पर जाकर मिलेगा 4n। तो इसी प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी आकृति बनानी हो हमें जहां पर उसे पूर्ण करने के लिए हमें कोई और तीलियों की आवश्यकता पड़े या फिर एक कम तीलियों की आवश्यकता लगे, तो वहां उनको कैसे बनाया जाएगा। तो इसको आप इस तरह प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम त्रिभुज बना रहे हैं तो त्रिभुज में कितनी तीलियां चाहिए, 3 चाहिए। तो त्रिभुज में देखिएगा, त्रिभुज में एक त्रिभुज बनाने में 3, अगर एक त्रिभुज हमने यहां बनाया और दूसरा त्रिभुज यहां पर, तो कितनी चाहिए, 3 इसमें है, इसमें कितनी है, 3 और 3 6 है। यहां पर 3 त्रिभुज बनाएंगे हम, 1 ये 2 और उसके बाद ये वाला 3, तो यहाँ 9 की आवश्यकता है। तो ये क्रम भी किसके अनुसार होगा, यहां पर ये क्रम C के अनुसार होगा, तो इसलिए इसको भी कितना कहा जाएगा, 3n। तो इस प्रकार से हम तीलियों के प्रतिरूप को समझ सकते हैं। और यहाँ जो हमने ये 2n 3n 4n या फिर ये 3n लिखा है, ये इनका क्या कहलाता है, ये इनका व्यंजक रूप है, व्यंजक, इनका ये व्यंजक रूप कहलाता है। इसको हम इसका बीजगणितीय रूप भी कह सकते हैं और इसी का प्रयोग किया जाता है बीजगणित में सवालों को हल करने के लिए। यदि हम L ही बनाना चाहते हैं लेकिन हमसे कहा जाए कि आपको 1 2 या 3 L नहीं बनाने, आपको बनाने हैं एक बार में 1000 L, तो आप बताइए 1000 L बनाने के लिए कितनी तीलियां चाहिए होंगी हमें। तो उस वक्त में हम यह सवाल को यहीं से हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2 गुणा n की जगह पर वो मान रखेंगे जितना L हमें बनाने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना, 1000 और बराबर से हमारा उत्तर 1000 को गुणा 2 से करने पर आएगा 2000। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें 2000 तीलियों की आवश्यकता होगी, तब जाकर हम क्या बना सकते हैं, 2L बना सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो देखिए अब इसमें जो अगला उदाहरण है हमारा, या फिर जो अगला टॉपिक है वो है चरों के और उदाहरण या फिर नियमों में, कि जो इसके अन्य उदाहरण है वो किसमें, नियम में कैसे काम करते हैं। जैसे कि ज्यामिति के नियम कौन से हो सकते हैं। यदि हम पहले नियम की बात करें तो हम किसी वर्ग का जब परिमाप निकालते हैं तो हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप।
जो वर्ग का परिमाप होता है वो क्या होता है, वर्ग का परिमाप जो है वो कैसे निकाला जाता है, उस आकृति में उपस्थित चारों भुजाएं जो होती हैं उन सबको जोड़कर। तो हम यहां कह सकते हैं माना जो भुजा है, भुजा को यदि हम x मान लें कि भुजा क्या है हमारी x है, इसके बाद में अगर एक भुजा x है तो चारों भुजाएं कितनी हो जाएंगी, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि चारों को जोड़ा है तो उसके परिमाप के बराबर हो जाएगा। अब यहां ध्यान से देखिए, इन सबको जब एक साथ जोड़ा जाएगा तो इसलिए क्या लिखा जाएगा, 4 और उसके बाद में गुणा x, क्योंकि x को कितनी बार लिख रहे हैं, 4 बार, तो इससे अच्छा क्या करेंगे, 4 से ही गुणा कर दें सीधा इसका, तो ये बनेगा 4x। तो अब यहां से हमें सीधा ही पता चलता है कि जब भी कभी वर्ग का परिमाप दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि वर्ग का परिमाप बताओ और हमें भुजा दे दी जाए, तो हम क्या करें, सीधा ही उसको अगर 4 से गुणा कर दें तो हमें उसका परिमाप पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से, तो यहां पर जब 4x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, जो चर संख्या है उसका 4 से गुणा करने के बाद में उसका परिमाप निकाल सकते हैं, चाहे चर का मान अब कुछ भी हो। यदि हमें भुजा का मान कुछ भी दे रखा है, चाहे वो 5 सेंटीमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, 5 मीटर हो सकता है, या 10 सेंटीमीटर हो, या 10.2 हो सकती है, 5.4 हो सकती है, जो भी हमें भुजा दी गई होगी बस हमें उसका क्या करना है, 4 गुना करना है। इस प्रकार से जो ज्यामिति के नियम होते हैं, ज्यामिति में जो सूत्र बनाए जाते हैं उनका प्रयोग भी कैसे किया जाता है, वहां पर चर और अचर दोनों ही संख्याओं का प्रयोग किया जाता है जिससे ज्यामिति के नियम बन पाते हैं। तो इसलिए चरों के उदाहरणों में नियम भी शामिल होते हैं। दूसरा उदाहरण देखिएगा इसके लिए, यदि हम आयत का परिमाप निकालें तो क्या होता है, तो जो आयत है, आयत का परिमाप कैसे होगा, आयत के परिमाप में दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक होता है लंबाई और दूसरा होता है चौड़ाई। तो यहां पर लंबाई और जो चौड़ाई है, यदि लंबाई को हम l मान लें और चौड़ाई को b मान लें, विड्थ, तो हम क्या करेंगे, इसको सूत्र जो बनता है वो होता है 2 ब्रैकेट स्टार्ट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां पर लंबाई और चौड़ाई को लिखा जाएगा, क्योंकि लंबाई जो भी होगी हमारे चाहे 10 है या फिर 5 है, और चौड़ाई जो भी होगी उसे यहां लिखकर उसको बस क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से गुणा कर दें तो हम हर एक परिमाप, हर एक आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। तो यहां पर यह निश्चित नहीं है कि आयत का परिमाप या फिर आयत की भुजा बदलेगी तो वहां पर उसका परिमाप परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर हम बस उस सूत्र में वो मान रख सकते हैं जो ज्यामिति के लिए क्या होते हैं, सिद्ध किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां चरों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है गणित में सूत्रों को बनाने के लिए और उनका प्रयोग या फिर सवालों को हल करने के लिए। इसके अलावा अंकगणित में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अंकगणित में जब कई प्रकार सवाल कुछ ऐसे हो जाते हैं जहां पर सवालों को हल करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यदि हम कहें कि हम 2 में 3 को जोड़ें या फिर 3 में 2 को जोड़ें तो क्या होगा, हमेशा इसका योग कितना आएगा, समान आएगा। जैसे कि 3 और 2 मिलकर 5 होते हैं और इधर 3 और 2 मिलकर ये भी कितने हो जाएंगे, 5 होंगे। तो इस बात को समझाने के लिए हमेशा 2 और 3 और या 3 और 2 ये संख्या तो प्रयोग में नहीं ला सकते, तो उस जगह पर हमें क्या करना होता है, हम यहां कहेंगे कि a में यदि b को जोड़ दिया जाए या फिर b में a को जोड़ दिया जाए तब ये दोनों कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। इस प्रकार से यहां पर चर का उपयोग करके हम अंकगणित के एक नियम को भी समझा सकते हैं। दूसरा नियम और क्या होता है, जो दूसरा नियम है वो क्रम विनिमयता का नियम कहलाता है। यहां पर क्रम विनिमयता है, जैसे कि a प्लस b प्लस c बराबर होता है a प्लस b या फिर a प्लस c प्लस b के, या फिर इसमें अगर हम कहें कि किन्हीं दो संख्याओं को पहले जोड़ दें, जैसे कि हमने इन दोनों को पहले जोड़ा और यहां पर हम क्या करें, a और c को पहले जोड़ दें, तब भी इनका योग समान आएगा। ये क्रम विनिमयता कहलाती है और ये क्रम विनिमयता जो है ये योग के लिए होती है। अब क्रम विनिमयता गुणा में भी पाई जाती है, जो कैसे हो सकता है, जैसे कि a गुणा b गुणा c होता है, या फिर हम यहां पर लिखें a गुणा c गुणा b होगा। तो अब इसके बाद देखिए, यदि मैं a और b का गुणा पहले कर दूं और उसके बाद गुणा करूं इसमें c का, या फिर इसमें दूसरी तरफ में देखिएगा c का और b का गुणा पहले कर दिया जाए और बाद में a का गुणा किया जाए, तब भी मान समान आता है, इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस कारण से गणित के जो ये नियम हैं अंक गणित में काम में लिए जाते हैं, और ये अंक गणित के नियम भी कहां से स्थापित किए जाते हैं, चरों का प्रयोग करके ही इन नियमों को स्थापित किया जाता है, ताकि हर बार एक संख्या का उपयोग करके हम इसको स्थापित या फिर इस बात को हम किसी के लिए ना दिखाएं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, चर का उपयोग करते हैं ताकि यह एक मानक रूप में परिवर्तित हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ चरों के अन्य उदाहरण भी और भी लिए जाते हैं, कई प्रकार के सवाल इसी तरीके से किए जाते हैं। तो आइए अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक पे, जिसमें हम जानेंगे अन्य चीजों में। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चरों वाले व्यंजक। चरों वाले व्यंजकों का उपयोग कैसे किया जाता है या फिर ये क्या होते हैं।
व्यंजक से जब कथन बनाना हो या फिर कथन से व्यंजक बनाना हो तो वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें है व्यंजक से कथन बनाना, तो हम इसमें पहले अगर एक उदाहरण के लिए यहां पर लिख दें कि 3x, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x का 3 गुना। तो इसका मतलब ये क्या है? इस कथन को दर्शा रहा है। दूसरा उदाहरण अगर हम यहां लिखें 7x + 4, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा x के 7 गुना में या फिर गुना से 4 अधिक, ये इस बात को दर्शाता है। इसके अलावा अगर एक सवाल हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि 2x/3, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका इसका ये हो सकता है x, इसको इस प्रकार लिखेंगे x का 2, इसको हिंदी में लिख सकते हैं हम 2/3, इसको x का 2/3 कह सकते हैं। या फिर हम कहेंगे x के दुगने में 3 से भाग, इस प्रकार भी इसको बोला जा सकता है। यह है 3 से भाग। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण और भी हो सकते हैं। यदि हम दूसरी तरफ जाकर देखें कि कथन से व्यंजक कैसे बनता है, तो अगर यहां पर कथन हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है, जैसे कि हम कहें x के 5 गुने में 7 कम, तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो x है तो x लिखा, x में क्या कह रहा है? 5 गुने, तो इसका 5 गुना कैसे होगा? गुना 5, 5 गुना हो गया। में 7 कम है तो -7, इसको हल करते हैं। 5 गुना x करने पर आएगा 5x, -7 आ जाएगा, तो ये इसका रूप कहलाएगा। ये दूसरा हो सकता है। इसमें दूसरा देखिए कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि हम कहें y के 3 गुने से 9 अधिक, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा y के 3 गुने, तो इसका मतलब है 3 गुना करना किसका? y का, 3y हो जाएगा, उसमें कितना अधिक है? 9 अधिक है, तो +9 लिखा जाएगा इसको। तो इसका एक और हो सकता है नंबर 3, हम कहें x के दुगने के या फिर x के दुगने से 7 अधिक, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? x का दुगना करेंगे पहले तो हम x, इसको दुगना करने के लिए 2 का गुणा आगे करेंगे, +7 लिखेंगे इसमें। +7 वो क्या कहलाएगा इसका? वो कहलाएगा कि इसमें 7 अधिक कर दिया गया है। इसी प्रकार से हम व्यंजक से कथन बनाते हैं, और अगर हमें पहले से कथन दे रखा है तो हम उसको व्यंजक में परिवर्तित कर सकते हैं। और व्यंजकों के अन्य और भी प्रयोग होते हैं। तो व्यंजकों के अन्य प्रयोग क्या हो सकते हैं? यदि हमें कोई सवाल दे दिया जाए कि हमसे पूछा जाए कि आपके पास में कि पेन कितने हैं, अगर मैं कहूं कि मेरे पास कितने पेन हैं, तो हम इस सवाल को कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं। जैसे 2 नाम है, एक तो राम है और एक है श्याम, तो हम कहें कि राम के पास श्याम से दुगने पेन है, तो हम कहें कि राम के पास दुगने पेन है किससे? श्याम से। तो माना श्याम के पास जो पेन है वो x है, श्याम के पास x पेन है, तो राम के पास कितने हो जाएंगे? इसके दुगने, तो ये कहलाएगा 2x। तो इस प्रकार से 2 लोगों के लिए भी समीकरण को हल किया जा सकता है यहां पर, या फिर उनके लिए हम यहां क्या कर सकते हैं? व्यंजक तैयार कर सकते हैं। ऐसे अन्य और भी उदाहरण भी होते हैं जिसमें पैसों के बारे में बात की जा सकती है कि एक के पास कितने पैसे हैं, दूसरे के पास कितने हैं, जिसमें कहा जा सकता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है A और एक व्यक्ति है B, तो A के पास जो पैसे हैं वो B के 5 गुने से 500 अधिक हैं। तो हम इसमें माने कि इसके पास x रुपए हैं, तो इसका 5 गुना करते हैं, ये 5x + 500 अधिक है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार से हम अन्य सवालों को भी हल कर सकते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि व्यंजकों का प्रयोग और अन्य रूप से कहां पर किया जाता है? हमारे दैनिक जीवन में, जहां पर सवालों को हल करने के लिए या फिर सवालों को समझने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक में, जिसमें हम जानेंगे समीकरण के बारे में। तो देखिए अगला हमारा टॉपिक है वो है समीकरण व उनका हल। समीकरण किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजक जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होते हैं तथा इनके दोनों पक्षों का मान समान होता है, उसे क्या कहा जाता है? समीकरण। जैसे कि हमारे उदाहरण भी हैं, 3x + 2 = 11 और 4x/2 + 4 = 8।
अब इसके बाद ये तो हमारे समीकरण हो गए और इनको समीकरण के रूप में हमने लिखा है। यहां पर जो पहला पक्ष होता है बराबर से पहला और बराबर के बाद वाला पक्ष, अगर इसको हम सामने से देख रहे हैं तो हमारे साथ में जो 11 जिस पक्ष में लिखा हुआ हमारे दाईं ओर है, दाएं हाथ की तरफ आता है, तो ये दाईं ओर है, इसको कहा जाता है दायां पक्ष, इसको कहा जाता है दायां पक्ष कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में RHS भी कहते हैं, राइट हैंड साइड। आर का मतलब राइट होता है, एच का मतलब हैंड, एस का मतलब साइड होता है। और यहां पर दूसरा जो ये पक्ष दिया हुआ है जो हमारे बाईं हाथ की तरफ था, उल्टे हाथ की तरफ, इसको कहते हैं बायां पक्ष, इसको बायां पक्ष कहा जाता है और इसको इंग्लिश में कहा जाता है LHS, जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान रहे यहां पर L और जो R है ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, जो हमारी साइड होंगी कौन सी, लेफ्ट और राइट, दोनों साइड के बारे में बताते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। H का मतलब हैंड होता है और S का मतलब साइड होता है, तो ये बताता है LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये RHS है राइट हैंड साइड। ऐसा ही इसमें होता है। तो यहां पर जो दोनों पक्ष होते हैं, इसका मतलब LHS और RHS जो होते हैं उन दोनों का मान समान निकल के आना चाहिए, तभी जाकर समीकरण उसको कहा जाएगा। तो अब आइए हम यहां पर जानते हैं कि जो हमने ये समीकरण सामने लिखा है कि इनका हल क्या होगा, क्योंकि हमारा अगला जो टॉपिक है वो इसी से संबंधित है कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है। तो जब भी कभी समीकरण को हल किया जाएगा तो उसके लिए एक विधि का प्रयोग करते हैं जिसको कहा जाता है प्रयत्न और भूल विधि। तो इसको प्रयत्न एवं भूल विधि कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है प्रयत्न और भूल विधि? इसका मतलब है, प्रयत्न का मतलब है हमें कोशिश करनी है, उसका हल प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश करनी है, और भूल विधि का मतलब है जिससे हमें हल नहीं मिल पा रहा है वो हमारे लिए क्या होगी, वो हमारे लिए भूल कहलाएगी। तो इसमें देखिए हम इसका मान यहां निकालना चाहते हैं, किसका, x का मान। तो शुरुआत कहां से करेंगे, 0 से। जो हम इसकी शुरुआत है 0 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी शुरुआत करना चाहेंगे 1 से, और हमें तब तक इसका मान रखते चलना है जब तक ये दोनों ही पक्ष समान नहीं आ जाते। तो हम कहें x बराबर 1 पर, तो देखिए x बराबर 1 रखें तो क्या आएगा, 3 गुणा 1 प्लस 2 बराबर से 11। तो देखो 3 गुणा 1 करने पर कितना आता है, 3 प्लस 2 बराबर से 11, और यहाँ 3 और 2 होते हैं 5, ये बराबर 11। क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर नहीं है तो क्या करेंगे, बराबर के चिन्ह को काट देंगे। तो हम क्या कहेंगे, x बराबर 1 पर ये मान सही नहीं है, तो अब क्या करेंगे, 2 रख के देखते हैं। x बराबर से 2 पर, x बराबर 2 रख के देखिए कितना आता है, तो यहाँ आएगा 3 गुणा 2 प्लस में 2 बराबर से 11। अब इसको हल करते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 2, यह आएगा 6 प्लस 2 बराबर से 11। 6 और 2 होते हैं 8 बराबर से 11। अब भी बराबर नहीं है तो अब भी काट देंगे इसको हम। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे अगले मान पर, x बराबर से 3 पर। अब हल करके देखते हैं, तो 3 गुणा 3 प्लस 2 बराबर से 11। 3 गुणा 3 करने पर आता है 9 प्लस 2 बराबर से 11। 9 और 2 हो जाते हैं यहाँ पर 11, बराबर से ये कहलाएगा 11। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस मान पर, जिसका मान x का जो मान हमने रखा था, जरूरी नहीं है यहाँ पर जो हमारा चर है वो x ही रहे, तो यहाँ चर का जो भी चर जैसा भी दे रखा है, x है, y है, z है, a है, b है, m, n कुछ भी हो सकता है, तो जिस चर के मान पर हमारे दोनों पक्ष समान आ गए वही हमारे लिए इसका हल कहलाएगा। तो हल कितना है, इसके लिए हम कहेंगे, यहाँ आगे चलकर कह सकते हैं x बराबर से 3 इसका उत्तर कहलाएगा। तो x बराबर 3 के मान पर ये कैसा हो जाता है, संतुष्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष समान आ गए, तो इसलिए हम कहेंगे समीकरण हमारा संतुष्ट हो गया। ऐसा ही हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिए यदि हम इस सवाल को हल करते हैं तो x बराबर पहले हल करेंगे, x बराबर से 1 पर। x बराबर 1 पर लिखने पर कितना आएगा, 4 गुणा 1 बटे 2, और ये प्लस में 4 बराबर से यहाँ कितना आ जाएगा, इसमें 8 लिखा हुआ है, तो 4 से इस 4 को काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2, 2 प्लस 2, ये आएगा 2 प्लस 4 बराबर से 8 है। यहाँ 4 और 2 होते हैं 6 बराबर से 8। ये दोनों पक्ष बराबर नहीं, इन्हें छोड़ देते हैं हम। इसके बाद में अगले पर चलते हैं। यहाँ देखिएगा x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर देखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 4 गुणा 2 बटे, और यहाँ लिख देंगे हम 2 प्लस में 4 बराबर से 8 है।
इस 2 से इस 2 को काटा जाएगा। काट क्यों रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं। 2 से हमने यहाँ पर पहले भाग दिया था 4 में, तो 2 बार भाग गया। यहाँ 2 से हम 2 को सीधा ही काट सकते हैं, क्योंकि हम उसमें 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा। 4 गुणा 1 करने पर 4 आता है, इसलिए हम सीधा ही लिखेंगे यहाँ पर 4 + 4, ये दोनों 4 हैं, इनको लेके 4 और 4 बराबर से यहाँ पर 8 है, ये दोनों मिलकर 8 हो जाते हैं। 4 और 4 8। अब हम कह सकते हैं इन दोनों का मान कैसा आ गया? LHS और RHS दोनों ही समान है, तो अब हम कहेंगे x बराबर 2 जो है हमारा क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के सवाल को हल किया जा सकता है, लेकिन प्रयत्न और जो भूल विधि है ये इसकी प्रत्यक्ष विधि नहीं कहलाती। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधी विधि। ये एक ऐसी सीधी विधि नहीं है जिससे हम सवाल को हल कर सकते हैं, और ना ही एक सटीक विधि भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ तो x का मान 2 या 3 ही निकल के आ रहा है, लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी हो या कोई व्यंजक या समीकरण ऐसा आ जाए जिसमें x का मान सैकड़ा मतलब कि 100 तक की संख्याओं में या फिर हजारों की संख्या में हो, तो उसमें तो हम एक सवाल को कोशिश करने में ही पूरा समय निकाल देंगे। या फिर हम पेपर की टाइम की बात करें, पेपर यदि हमें 2.5 घंटे 3 घंटे का जो मिलता है, उसमें पूरा समय हमारा एक ही विधि के एक सवाल को करने में ही निकल जाएगा। इस कारण से इसको प्रत्यक्ष विधि नहीं माना जाता, एक सही विधि नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ शुरुआत में इससे हम सवालों को हल करने का एक तरीका सीख लेते हैं कि सवालों को कैसे हल किया जाता है। अब इसके लिए हम क्या करना होता है? सवाल का दूसरा तरीका जिसमें हम सवाल को अच्छे से हल कर सकते हैं, चर का मान निकाल सकते हैं, वो हम जानेंगे हमारी किसी और वीडियो में, क्योंकि आपके लिए इस चैप्टर में इतना ही है। लेकिन हम इसके लिए आपके लिए जरूर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप समीकरणों को हल करना सीख पाएंगे कि समीकरण को या फिर बीजीय व्यंजक जो है उनको कैसे हल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक फिर हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।